राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण क्या है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी। ये क्या क्या है? ये एक आयोग है। हमारी जो न्यायपालिका है उस पर क्या है, मुकदमों संबंधी इतना भार है कि वो सभी मामले नहीं ले सकते। तो एक कुछ स्पेसिफिक मामले, पर्यावरण संबंधी मामलों के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना की गई है। एक कानून ला करके एक प्राधिकरण की स्थापना की गई जिसमें पर्यावरण संबंधी कानून जो है उनका उनका निपटारा किया जाएगा। यानी ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक आयोग है। हमारे देश में पर्यावरण संबंधी जो कानून है उनके प्रभावी क्रियान्वयन और उनसे संबंधित मुद्दों का निपटान करने के लिए संस्था बनाई गई है। अब इसका गठन कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, पहली बार ये टॉपिक सिलेबस में लगा है। इसका गठन कब किया गया? 18 अक्टूबर 2010 में इसका गठन किया गया। 18 अक्टूबर 2010 में एनजीटी का जो गठन है वो 18 अक्टूबर 2010 को। आज बहुत आराम से हमारे पास पूरा समय है। हमारी लाइव क्लास शाम को लगती है, लेकिन आज मैं दोपहर में लाया हूँ क्योंकि छुट्टी का दिन है। तो इसका पूरा सदुपयोग करते हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो इसका गठन 18 अक्टूबर 2010 के द्वारा किया गया। इसका गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो उस एक्ट का नाम है एनजीटी एक्ट 2000, एनजीटी एक्ट 2010। इसका गठन किया गया एनजीटी एक्ट 2010 के द्वारा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा इसका गठन किया गया है। ध्यान करने की बात है, एनजीटी एक्ट 2010 के द्वारा। अब इसकी प्रकृति किस प्रकार की होगी? जब भी कोई संस्था एक्ट के द्वारा बनती है यानी अधिनियम द्वारा बनाई जाती है, संसद के द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा बनाई जाती है, उसकी प्रकृति हमेशा सांविधिक होती है। उसकी प्रकृति हमेशा क्या होती है? सांविधिक। ये सांविधिक प्रकृति का है, ये सांविधिक प्रकृति का है। अब इसके कार्यालय कितने हैं भारत में? भारत में इसके 5 कार्यालय। यहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। इसके कार्यालय कितने हैं? 5। 5 क्षेत्र वाइज है। 5 कार्यालय के हैं क्षेत्र वाइज। अगर आपसे पूछा जाए कार्यालय कितने इसके? 5। और वो कितने हैं क्षेत्र वाइज? उत्तर, ये मध्य हो गया, ये पूर्व और दक्षिण, और ये पश्चिम। यानी दिशा के हिसाब से है। उत्तर साइड है उसका जो मुख्यालय है उसका मुख्यालय है दिल्ली। कहां पर है? दिल्ली। और पूर्व साइड का मुख्यालय कहां पे है? कोलकाता, कोलकाता। और दक्षिण का कहां है? चेन्नई। दक्षिण का कहां पर है? चेन्नई। और पश्चिम दिशा का कहां पे है? पुणे। कहां पे? पुणे। तो ये इसके 5 मुख्यालय है। एनजीटी के कितने मुख्यालय? 5। दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई और पुणे। और मध्य में है उसका मुख्यालय भोपाल में। उसका मुख्यालय कहां है? भोपाल में। इसमें से जो प्रधान कार्यालय, जो प्रधान पीठ है वो कौन सी है? दिल्ली की। दिल्ली वाली प्रधान पीठ है। दिल्ली वाली क्या है? प्रधान पीठ। बाकी 4 क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय। तो कुल 5 कार्यालय है। क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? 4। क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? 4। और कुल कार्यालय कितने हैं? 5। यानी मुख्य ब्रांच को जोड़ करके, मुख्य ब्रांच को जोड़ करके। थैंक यू जी, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप इसको देखिए। अब तक हमने पढ़ा एनजीटी। एनजीटी के बारे में, ये पर्यावरण संबंधी मामलों का निपटान करने के लिए एक बनाया गया प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई। इस एक्ट के तहत हुई। 18 अक्टूबर 2010 को किस एक्ट के तहत हुई? एनजीटी एक्ट 2010 के तहत। इसकी प्रकृति क्या है? सांविधिक है। यानी जब कोई संस्था का निर्माण एक्ट के माध्यम से होता है तो उसकी प्रकृति सांविधिक होती है, यानी स्टेट्यूटरी बॉडी होती है, स्टेट्यूटरी बॉडी होती है। कार्यालय इसके कितने हैं? 5। यहां से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है। कार्यालय 5 है, पांचों क्षेत्र के हिसाब से है। उत्तर का दिल्ली में, दक्षिण का चेन्नई में, उसके बाद पूर्व का कोलकाता में, पश्चिम का पुणे में, और मध्य क्षेत्र का कार्यालय कहां पर है? भोपाल में। और इस हरित प्राधिकरण की, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की जो मुख्य ब्रांच है वो कहां पर है? दिल्ली। कहां पर है? दिल्ली। और क्षेत्रीय कार्यालय कितने हो गए? 4। और कुल कितने हो गए? 5। इसमें से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस आपके बनते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में। संरचना इसकी क्या है, यानी इसके सदस्य कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं, उसके बारे में अपने जानते हैं। संरचना के बारे में जानते हैं। हम पढ़ रहे हैं एनजीटी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण
सविता यादव, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। हम एनजीटी के बारे में पढ़ रहे हैं। जो बच्चे बाद में जुड़े हैं वो पीछे से क्लास देखना बाद में। हम एनजीटी की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। एक इसका क्या होता है? अध्यक्ष। उसके बाद सदस्य होते हैं। सदस्य दो प्रकार के होते हैं इसमें। एक न्यायिक सदस्य होते हैं। एक किस प्रकार के सदस्य होते हैं? न्यायिक सदस्य। ये टॉपिक इस प्रकार का है जिसमें से पूरी संभावना रहती है। ये पहली बार जोड़ा गया है आरपीसी के पाठ्यक्रम में। मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में ये कभी पहले एग्जाम में रहा होगा, कंपटीशन एग्जाम में पहली बार जोड़ा गया, तो इसको बहुत अच्छे से देखें। इसके बाद विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं? विशेषज्ञ सदस्य। यानी इसमें सदस्य दो प्रकार के होते हैं। सदस्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक न्यायिक और एक विशेषज्ञ। अब उनकी संख्या कितनी होती है? अध्यक्ष तो एक ही होता है। अध्यक्ष कितना होता है? एक। अध्यक्ष कितना होता है? एक। न्यायिक सदस्य कितने होते हैं? कम से कम 10 और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 20। ये अलग प्रकार की संरचना है। विशेषज्ञ सदस्य कितने हो सकते हैं? कम से कम 10 और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 20। यानी 10 से लेके 20। ये मिनिमम और ये मैक्सिमम 10 से 20। विशेषज्ञ सदस्य भी 10 से 20। यानी इस संरचना में अध्यक्ष होता है एक, न्यायिक सदस्य होते हैं यानी जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायपालिका से संबंधित जो सदस्य होते हैं वो 10 से 20 हो सकते हैं। कम से कम 10, अधिकतम 20। विशेषज्ञ सदस्य होते हैं इसमें कम से कम 10 और अधिकतम 20। यानी इसमें कोई भी संख्या हो सकती है बीच में। लक्ष्मी सोनी, फर्स्ट ग्रेड का पूरा सिलेबस यूट्यूब पर करवाओगे क्या? कोशिश तो हमारी यही है, जितने टॉपिक आपके आ रहे हैं आप उनको याद देखिए। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती है तो सर के जो ऑनलाइन ऐप है उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। नमस्ते सर जी, जीके चौहान जी, नमस्ते सर जी, सबको नमस्कार मेरी तरफ से। हम पढ़ रहे हैं एक नया टॉपिक। भी बच्चे थोड़े ज्यादा जुड़े हैं तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। हमारे एक नया टॉपिक जुड़ा है, राष्ट्रीय हित प्राधिकरण। ये बहुत शानदार टॉपिक है जो कि पहली बार आरपीसी के सिलेबस में चेंज हुआ कंपटीशन के। तो इसको अपने देखते हैं। जो टॉपिक नए जुड़ते हैं उसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। ये बात आप ध्यान रखना। इसका गठन किया गया 18 अक्टूबर 2010। इस कानून के तहत एनजीटी एक्ट 2010 के द्वारा जब कोई संस्था अधिनियम के द्वारा बनती है तो उसकी प्रकृति सांविधिक होती है। इसके 5 कार्यालय हैं। इसके कार्यालय कितने हैं? 5। अच्छे से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। 5 कार्यालय, उत्तर दिशा का, दक्षिण का, पूर्व का, पश्चिम का और मध्य का। उत्तर में दिल्ली में है, पूर्व में कोलकाता, दक्षिण में चेन्नई, पश्चिम में पुणे और मध्य की जो शाखा है वो मध्य क्षेत्र की शाखा है वो भोपाल में। इन 5 में से एक कार्यालय मुख्यालय है, प्रधान पीठ है, मुख्यालय है, वो कहाँ है? दिल्ली। बाकी 4 क्षेत्रीय कार्यालय। तो आपसे अगर कुल कार्यालय पूछे जा रहा है तो यहाँ आपसे वो ट्रिकी गेम खेल सकता है एग्जामिनर। कुल कार्यालय कितने हैं? 5। कुल कार्यालय कितने हैं? 5। क्षेत्रीय कार्यालय अगर वो पूछ रहा है तो 4। क्षेत्रीय कार्यालय पूछ रहा है तो 4। तो ये आपका एक नया टॉपिक जुड़ा है, उससे संबंधित आगे देखते हैं। आगे हमने पढ़ा इसके सदस्य कितने होते हैं। तो संरचना में देखा एक अध्यक्ष होता है और न्यायिक सदस्य होते हैं 10 से 20, 10 कम से कम, 20 अधिकतम, और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं 10 से 20। यानी सदस्य दो प्रकार के होते हैं। तो आपसे स्टेटमेंट में दे सकता है राष्ट्रीय हित प्राधिकरण में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक न्यायिक सदस्य होते हैं, दूसरे विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। आपको यहाँ सिंपल लैंग्वेज के ऊपर के क्वेश्चन दे सकता है वो। आगे देखते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष की नियुक्ति मैं इनके नीचे लिख रहा हूं। अध्यक्ष की नियुक्ति करता है केंद्र सरकार। कौन करती है? केंद्र सरकार, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तीनों की नियुक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये करता है। तो ये करने की प्रक्रिया क्या होती है? अध्यक्ष की नियुक्ति किसकी सलाह से की जाती है? सलाह की बात कर रहा हूं मैं, किसकी सलाह से की जा रही है वो मैं आपको लाल पेन से, अलग पेन से लिख देता हूं। ये जो है अध्यक्ष, इसकी नियुक्ति सीजेआई की सलाह से होती है, यानी केंद्र सरकार करती है। और किसकी सलाह से करती है? सीजेआई। किसकी सलाह से करती है? सीजेआई। करती कौन है? केंद्र सरकार। कौन करती है? केंद्र सरकार। सलाह लिख रहा हूं मैं यहाँ पे रेड पेन में, यानी सीजीआई की सलाह से कौन करती है? केंद्र सरकार। अब जो न्यायिक सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है?
केंद्र सरकार किसकी सलाह से? एक चयन समिति होती है। क्या होती है? चयन समिति, उसकी सलाह से करती है। विशेषज्ञ सदस्यों की भी नियुक्ति कौन करती है? केंद्र सरकार। किसकी सलाह से? एक चयन समिति बनती है, सरकार चयन समिति बनाती है, उसकी सलाह से करती है। अगर नियुक्ति पूछी जाए तीनों की, चाहे वो अध्यक्ष की हो, चाहे न्यायिक सदस्यों की हो, चाहे विशेषज्ञ सदस्यों की, एक ही उत्तर होगा आपका, केंद्र सरकार। क्या उत्तर होगा? केंद्र सरकार। अगर आपसे पूछ लिया जाए अध्यक्ष की नियुक्ति किसकी सलाह से करती है केंद्र सरकार, तो आपका आंसर हो जाएगा सीजेआई की सलाह से। न्यायिक सदस्यों की चयन समिति की सलाह से, और ये विशेषज्ञ ये भी चयन समिति की सलाह से। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। राधे राधे सबको। आगे बढ़ते हैं। अब इसको हटा कौन सकता है, मतलब इनको हटा कौन सकता है? सदस्यों को हटाने की बात आई तो कौन हटा सकता है? तो सेम आंसर रहेगा आपका, हटा कौन सकता है, यानी अध्यक्ष को हटा कौन सकता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन हटा सकती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनको भी कौन हटा सकती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनको भी कौन हटा सकती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तो हटाने के लिए भी किसी की सिफारिश चाहिए क्या? तो बिल्कुल चाहिए। यहाँ सेम है आपका, अगर अध्यक्ष को हटाना हो तो सीजीआई की सलाह होनी चाहिए। किसकी सलाह होनी चाहिए? सीजीआई की। अगर न्यायिक सदस्यों को हटानी हो, न्यायिक सदस्य यानी न्यायाधीश होते हैं, इसके सदस्य न्यायाधीश होते हैं, उनको हटाने के लिए भी किसकी सलाह होनी चाहिए? सीजीआई। यानी यहां अंतर आ रहा है थोड़ा सा, तो इसका मतलब यहां से प्रश्न आने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी की सलाह की जरूरत नहीं होती, यानी विशेषज्ञ सदस्य होते हैं, उनको हटाने के लिए गवर्नमेंट को किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं पड़ती। आगे बढ़ते हैं। कार्यकाल, अध्यक्ष का कार्यकाल 70 वर्ष होता है। कितना होता है? 70 वर्ष। और न्यायिक सदस्य हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? 67 वर्ष। और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 65 वर्ष। 65 वर्ष कितना होता है? 65 वर्ष। एक मिनट इसको दोबारा देख लेते हैं। संरचना में एक अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य हो सकते हैं 10 से 20 तक, उसके बाद विशेषज्ञ सदस्य हो सकते हैं 10 से 20 तक। इन अध्यक्ष की, न्यायिक सदस्य और इनकी नियुक्ति करता कौन है? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए किसकी सलाह चाहिए? सीजीआई की। न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए क्या होती है? केंद्र सरकार एक चयन समिति बनाती है, उसकी सलाह से नियुक्त करती है। विशेषज्ञ सदस्यों के लिए भी क्या बनती है? एक चयन समिति। नियुक्ति करती कौन है? केंद्र सरकार। इसके बाद अगर हटाना हो तो अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? केंद्र सरकार। सबको केंद्र सरकार ही हटा सकती है, लेकिन सलाह यहाँ किसकी चाहिए? सीजीआई की। नियुक्ति के समय और हटाने के समय दोनों में सीजीआई की सलाह चाहिए। यहाँ अंतर आ रहा है थोड़ा सा, यहाँ अंतर आ रहा है। जहां अंतर आ रहा है वो अलग से आप उसको याद करना, प्रश्न बनने की संभावना वहीं से होती है। यानी नियुक्ति में इनको चयन समिति की सलाह और इनको हटाने के लिए सीजीआई की सलाह चाहिए। आप कॉमन सेंस से देखना, क्योंकि ये न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों को हटाने के लिए किसकी सलाह चाहिए? सीजीआई की। और विशेषज्ञ सदस्यों को हटाने के लिए किसी की भी सलाह नहीं चाहिए। आगे देखते हैं। योग्यता, योग्यता अध्यक्ष के लिए क्या योग्यता होगी, और न्यायिक सदस्य उनके लिए क्या योग्यता होगी, उसके अलावा हमारी क्या है? विशेषज्ञ सदस्य है। उसके अलावा क्या है? विशेषज्ञ सदस्य है। तो उनकी क्या योग्यता होगी? नोट, अध्यक्ष कौन होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, या क्या होना चाहिए? हाई कोर्ट का सीजे, मुख्य न्यायाधीश। थोड़ा सा ध्यान करना इसमें, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, सुप्रीम कोर्ट का क्या हो? न्यायाधीश। और हाई कोर्ट का क्या हो? चीफ जस्टिस। अध्यक्ष होने के लिए तो चाहे रिटायर भी हो सकता है, या यानी सेवानिवृत्त भी हो सकता है, या कार्यरत है। यानी केंद्र सरकार को अगर एनजीटी का अध्यक्ष बनाना हो तो किसको बनाएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह से, या तो कोई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, या क्या हो? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो। रिटायर्ड भी हो सकता है और कार्यरत भी हो सकता है, यानी वर्किंग भी हो सकता है। तो उसका ये योग्यता होती है अध्यक्ष की। न्यायिक सदस्यों की क्या योग्यता होती है? थोड़ा सा चेंज आएगा यहाँ पे।
न्यायिक सदस्यों की योग्यता क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, सेम चलेगा, या क्या हो सकता है? हाई कोर्ट का सीजे, ये भी हो सकता है, या क्या हो सकता है? हाई कोर्ट का न्यायाधीश। यहां ये एक थोड़ी सी ज्यादा बढ़ती है। हाई कोर्ट का न्यायाधीश, यानी न्यायिक सदस्य जो 10 से 20 होते हैं, न्यायिक सदस्य जो 10 से 20 होते हैं, वो कौन कौन हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो सकता है, या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो सकता है, किसी राज्य का चीफ जस्टिस हो सकता है, या किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश भी हो सकता है। इनकी ये योग्यता होती है। उसके बाद विशेषज्ञ सदस्य, विशेषज्ञ सदस्यों की 3 योग्यताएं होती है। कितनी योग्यताएं होती है? 3। 3 में से कोई भी एक अगर पूरी करता है तो उसे विशेषज्ञ सदस्य बनाया जा सकता है। पहली योग्यता क्या है? पहली योग्यता है डॉक्टरेट की उपाधि, डॉक्टरेट की उपाधि, और उसे पर्यावरण क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 5 वर्ष का क्या होना चाहिए? अनुभव। 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा अगर ये नहीं हो तो दूसरी क्या योग्यता होनी चाहिए? दूसरी योग्यता होनी चाहिए कि केंद्र या राज्य सरकार, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन, राज्य सरकार के अधीन, राज्य सरकार के अधीन 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक सरकार के अधीन 5 वर्ष तक पर्यावरणीय क्षेत्र में, पर्यावरणीय क्षेत्र में क्या की हो? सेवा की हो। पर्यावरणीय क्षेत्र में क्या की हो? सेवा। ये दूसरी योग्यता है। अगर ये नहीं हो तो क्या हो सकता है? तीसरी योग्यता 15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव, 15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव वाला व्यक्ति, 15 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव वाला व्यक्ति। तो तीनों में से कोई अगर एक होती है तो जो चयन समिति उनका नाम सिफारिश करती है, केंद्र सरकार उन्हें क्या कर देती है? नियुक्ति। दोबारा देख लीजिए, अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, चाहे कार्यरत हो या सेवानिवृत्त हो, यह भी सेम होगा, रिटायर्ड हो या वर्किंग हो। उसके अलावा न्यायिक सदस्य क्या हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो सकता है, या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो सकता है, या हाई कोर्ट का क्या हो सकता है? न्यायाधीश। रिटायर्ड भी हो सकता है और वर्किंग भी हो सकता है। विशेषज्ञ सदस्य कौन हो सकते हैं? जिसे डॉक्टरेट की उपाधि हो प्लस 5 वर्ष का पर्यावरणीय क्षेत्र में अनुभव हो। दूसरी योग्यता क्या हो सकती है? केंद्र या राज्य सरकार के अधीन पर्यावरणीय क्षेत्र में 5 वर्ष तक जिसने काम किया हो, यानी 5 वर्ष का एक्सपीरियंस केंद्र या राज्य सरकार के अधीन हो पर्यावरणीय क्षेत्र में। तीसरी योग्यता क्या हो सकती है? 15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो, या आप यूं कह सकते हैं कि विशेषज्ञ सदस्यों की योग्यता में पर्यावरण, वन या प्रशासनिक क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए। एक अध्यक्ष होता है, 15 10 से 20 क्या होते हैं? न्यायिक सदस्य, 10 से 20 क्या होते हैं? विशेषज्ञ सदस्य। ये मिट गया क्या? मनीष कुमार जी, गुरु जी नमस्ते। नमस्ते भूपेंद्र चार जी, नमस्कार। आगे बढ़े। क्षेत्राधिकार इसके क्या होते हैं? एनजीटी का क्षेत्राधिकार क्या होता है? एनजीटी किस प्रकार से काम करती है? एनजीटी काम करती है, पर्यावरण संबंधी 7 कानून है। पर्यावरण संबंधी कितने कानून है? 7 कानून। ये यहां से भी आपके क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। पर्यावरण संबंधी कितने कानून है? 7 कानून है। उन पर, उनसे संबंधित कोई भी मामला हो उसकी सुनवाई एनजीटी करता है। या आप यूं कह सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण संबंधी 7 कानून इसके दायरे में आते हैं। तो पहली बात तो ये आपसे पूछ सकता है 7 कानून, कितने कानून? 7। एनजीटी के क्षेत्राधिकार में 7 कानून आते हैं। कौन कौन से आते हैं वो अपने देखते हैं। पहला कानून आता है जल प्रदूषण और निवारण अधिनियम। प्रदूषण और निवारण अधिनियम, प्रदूषण और निवारण अधिनियम यानी जल अधिनियम 1974। दूसरा कानून क्या आता है जल से संबंधित? है जल उपकर अधिनियम, यानी शेष लगता है, एक टैक्स लगता है। जल उपकर अधिनियम 1977, जल उपकर अधिनियम 1977। यहां वही सेम है, जल प्रदूषण और निवारण अधिनियम, निवारण। इसके अलावा एक वन से संबंधित है, वन एक्ट 1980। इसके बाद चौथा कौन सा है?
वायु प्रदूषण से संबंधित है। वायु, वायु प्रदूषण और निवारण, प्रदूषण और निवारण एक्ट 1981। एक पर्यावरण से संबंधित बहुत पॉपुलर एक्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986। टोटल 7 कानून आते हैं। टोटल कितने कानून आते हैं? 7 कानून। ये पूछा जाएगा एनजीटी एक्ट, जो एनजीटी है उसके क्षेत्राधिकार में क्या आता है? या आप यूं कह सकते हैं एनजीटी किस पर काम करता है? एनजीटी पर्यावरण संबंधी हमारे देश में 7 कानून बने हैं, उससे संबंधित कोई मामला हो वो एनजीटी के पास जाता है। 5 मैंने आपको लिखे हैं यहाँ पे। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974, जल उपकर अधिनियम 1977, वन एक्ट 1980, वायु एक्ट 1981, सब प्रदूषण से संबंधित है। एक बार इनको नोट कीजिए। एनजीटी के क्षेत्राधिकार संबंधी 7 कानून आते हैं। 5 कानून लिख दिए, 2 और देखिए। छठा कानून क्या है? सार्वजनिक दायित्व। अभी आपको इसका क्वेश्चन बताऊंगा क्या आएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन आएगा, पूरी पूरी संभावना है यहाँ से आने की। सार्वजनिक दायित्व बीमा एक्ट 1991 और जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम 2002, जैव विविधता अधिनियम 2002 ये है। अब थोड़ा सिंपल अर्थों में समझिए इस चीज को। एनजीटी एक पर्यावरण संबंधित है संस्था है, उसका काम क्या है? पर्यावरणीय न्याय करना। उसका काम क्या है? पर्यावरणीय न्याय करना, या आप यूं कह सकते हैं पर्यावरण संरक्षण करने संबंधी ये संस्था है। अब वो काम उसके क्षेत्राधिकार में क्या आता है? अगर इन 7 कानूनों का पालन कोई नहीं करता है, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई उद्योग हो, कोई भी हो, तो उसकी सुनवाई एनजीटी में होती है। इसके अलावा कोई भी सुनवाई एनजीटी में नहीं होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि एनजीटी के अधीन, यानी एनजीटी किन कानूनों, कितने कानूनों पर सुनवाई करती है? 7 कानून। तो आपसे वो दे सकता है कि कौन सा कानून एनजीटी के क्षेत्राधिकार में नहीं है। मैं आपको यहाँ इंडिकेट कर देता हूं, अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो वही बनेगा, क्योंकि ये जो आप है ना, ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, यहां आपको आइडिया लग जाएगा जल से संबंधित है तो पर्यावरण से संबंधित है, आप लगा लो आइडिया। यहाँ जल उपकर अधिनियम है, यानी एक टैक्स लगता है, टैक्स उपकर शेष होता है, उससे संबंधित आप लगा लोगे। वायु एक्ट, वन एक्ट 1980, तो आप सोचो वन पर्यावरण से संबंधित हो जाएगा। उसके अलावा वायु प्रदूषण संबंधी एक्ट 1981 आप सोच लोगे। पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 ये भी सोच लोगे। ये जो आपको दिया है ना, ये आपको दे दे वही प्रश्न बना के, पहला प्रश्न तो यहां से हो सकता है कि एनजीटी के क्षेत्राधिकार में कितने कानून होते हैं, बहुत शानदार प्रश्न बनेगा। दूसरा कि निम्न में से कौन सा कानून एनजीटी के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, और आपको दे दिया वन एक्ट 1980, वायु एक्ट 1980, पर्यावरण संरक्षण सार्वजनिक दायित्व बीमा एक्ट 1991, और एक वो दे देगा आपको क्या? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। आप सीधा टिक यहां करोगे, क्योंकि आपको वन्य जीव से सेम लगेगा। तो आपको क्या करना है? सार्वजनिक दायित्व बीमा एक्ट 1991। देखो इनमें सब में आपको पता चल रहा है ये सब पर्यावरण संबंधित है। इसमें क्या है? ये क्या है? ये कानून उनके लिए है जो हानिकारक रासायनिक पदार्थों का उत्पादन करते हैं, भंडारण करते हैं। अगर उनसे पर्यावरण को क्षति होती है, अगर उनसे कोई पर्यावरण को क्षति होती है, उनके इंश्योरेंस संबंधी प्रावधान है। सार्वजनिक दायित्व बीमा ये भी एक पर्यावरण संबंधी कानून है, और जो कि किसमें शामिल है? एनजीटी के क्षेत्राधिकार में संबंधित कानून है। यानी ये रसायनों संबंधित है, आप उत्पादन भंडार उनसे संबंधित है। तो यहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। ये एक बार लग ऐसे रहा है कि थोड़ा कठिन है, कठिन नहीं है टॉपिक, बहुत आसान है, आप इसको बहुत अच्छे से कीजिए। कुछ नहीं है, एनजीटी पर्यावरण संबंधी कानूनों की मामलों की सुनवाई करता है, क्योंकि हमारी जो न्याय प्रणाली है उसके पास बहुत सारे मामले होते हैं, और उनका क्या है,
भार बहुत हो जाता है। इसलिए सरकार ने 2010 में एक अलग से संस्था बनाई, एक अलग से प्राधिकरण बनाया जो पर्यावरणीय मामलों की सुनवाई करे। किन किन कानूनों के तहत सुनवाई करेगा? ये 7 कानून है। अब उनमें सब में तो आपको पता चल रहा है कि जल, वन, वायु, ये सब। यानी इस 7 के अलावा ये प्रश्न ये भी दे सकता है कि एनजीटी के क्षेत्राधिकार में कौन सा कानून नहीं आता है, तो वहां आपको इनमें से देगा ऑप्शन और एक कोई बाहर का देगा, तो आप इनको 7 को याद करना ही पड़ेगा। अगर आपका ये आपको आप देखने से लगता है ये नहीं आता है, ये बिल्कुल लिस्ट के अंदर है, इसी में से आएगा, अगर यहाँ एग्जामिनर पूछता है तो ये क्वेश्चन देगा। आगे देखिए, कार्य प्रणाली। एनजीटी काम कैसे करती है? एनजीटी काम कैसे करती है, इसका मतलब ये है, देखो पहली बात तो ये है कि इसे सिविल न्यायालय की सारी शक्तियां है। क्या है? दीवानी न्यायालय की सब शक्तियां है, दीवानी न्यायालय की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? दीवानी न्यायालय की तरह काम करता है। यानी किसी भी संस्था को समन जारी कर सकता है, बुला सकता है, डॉक्यूमेंट बुला सकता है, मंगा सकता है, ये सारे काम एनजीटी कर सकती है अगर कोई मामला चला गया। तो एनजीटी काम कैसे करेगी? 2 तरीके से कर सकती है। या तो कोई पीड़ित पक्ष आए इनके पास, पीड़ित पक्ष स्वयं आवेदन करे, क्या करे? स्वयं आवेदन करे, या सुओ मोटो स्वतः संज्ञान से भी ये काम करती है। इसकी हर एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। यानी एनजीटी है, उसकी कार्यप्रणाली किस प्रकार की है? एनजीटी दीवानी न्यायालय की तरह काम करती है, उसके पास समझ शक्तियां दीवानी न्यायालय की, जो दीवानी न्यायालय को है। अब कौन सी शक्तियां होती है? व्यक्ति को बुला सकती है, डॉक्यूमेंट मंगा सकती है, समन जारी कर सकती है, ये सारी शक्तियां हैं। उसके बाद इसमें पीड़ित पक्ष स्वयं आवेदन कर सकता है या स्वतः संज्ञान के द्वारा भी हो सकता है। या क्या हो सकता है? स्वतः संज्ञान के द्वारा। यानी सुओ मोटो एनजीटी को कहीं लगा कि यहाँ पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, तो एनजीटी स्वयं उसकी सुनवाई करके स्वयं ही उसका आदेश कर देगी। उसके बाद देखो इसमें क्या आप कर सकते हो, इसमें एक बात आप ध्यान रखना कि सीपीसी 9008 की पालना की बाध्यता नहीं है, की पालना की बाध्यता नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये देखो क्या है, सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 का पालन करना इसके लिए आवश्यक नहीं है। यानी एनजीटी ये जरूरी नहीं है कि वो सीपीसी 1908 की प्रक्रिया का पालन करे। इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि सिविल जो प्रोसीजर होती है कि एक याचिका दायर होगी, उसके बाद उनको बुलाया जाएगा, सुनवाई का जो तरीका है उनका पूरी तरह से पालन करने की जरूरी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक स्वायत्त निकाय है जो अपनी कार्यप्रणाली स्वयं बना सकती है। यानी एनजीटी अपनी कार्यप्रणाली स्वयं निर्धारित कर सकती है, क्योंकि ये ऑटोनोमस बॉडी है कि हम किस प्रकार से मामले सुन सकते हैं। इसको आप और देख सकते हैं, यानी इसमें प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। एनजीटी किसका पालन कर सकती है? प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत से निर्देश दे सकती है, निर्देश दे सकती है। यानी सीपीसी 1908 का पालन की बाध्यता नहीं है, तो फिर क्या है? एनजीटी प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत से भी निर्देश दे सकती है। यानी एनजीटी नेचुरल जस्टिस को आधार बना के अपना निर्णय दे सकती है, लेकिन सीपीसी के तहत इस प्रकार का कार्य नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यह भी है कि जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे पीड़ित पक्ष है, ये जरूरी नहीं है कि वो अपना वकील करे, वो एनजीटी को ईमेल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आवेदन कर सकता है। किसके माध्यम से? ईमेल के माध्यम से आवेदन, ईमेल के माध्यम से क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है कि मैं स्वयं इसमें शामिल होऊंगा, ईमेल के माध्यम से। तो ये जो बाकी न्यायालय उनमें इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती है। यानी आप इसको दोबारा देखिए थोड़ा सा, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो एनजीटी कैसे काम करती है। यानी एक प्रकार से प्राधिकरण न्यायालय की तरह काम करता है। 7 जो कानून हमने अभी बताए हैं उनसे संबंधित अगर किसी का पालन नहीं किया जा रहा है, किसी भी पक्ष के द्वारा, चाहे वो सरकार हो, तो वो मामला एनजीटी के सामने जाएगा। अब एनजीटी बाकी जो सिविल न्यायालय उनकी तरह काम करने की बाध्यता नहीं है। यानी सीपीसी 1908 की तरह, यानी जो पीड़ित है, वो पक्षकार है, उनको मौजूद रहना नहीं रहना ये जरूरी नहीं है इसके अंदर पालन करने की।
यानी कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित पक्ष है वो ईमेल के माध्यम से एनजीटी को यह कह सकता है कि मैं इस मामले में स्वयं उपस्थित होऊंगा, यानी वकील करने की बाध्यता नहीं है। बाकी न्यायालयों में वकील के माध्यम से जाया जाता है। तो कहने का मतलब ये जब निर्णय देगी तो उसका प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत से भी पालन कर सकती है। तो ये इसकी कार्य प्रणाली से है। एनजीटी में पीड़ित पक्ष भी आ सकता है और एनजीटी खुद भी सुनवाई कर सकती है। अभी आपने एनजीटी के काम के मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दिल्ली में 10 साल जो पुराने डीजल के साधन है, 15 साल पुराने पेट्रोल के साधन है, उनको बंद कर दिया। ये एनजीटी के सुओ मोटो के द्वारा आए हुए कुछ निर्णय है। यानी एनजीटी इस तरह के काम करती है जिससे पर्यावरण प्रदूषण संबंधी यानी पर्यावरण संरक्षण संबंधी कुछ प्रावधान है उनको लागू करती है। और वो 7 कानून आपको मैंने पिछले पेज में बताए, इनके ऊपर पालना की जाती है। अब आगे देखिए, अगर आप ये देखेंगे एनजीटी ने कोई निर्देश दे दिया, उसका अगर कोई व्यक्ति पालन नहीं कर रहा है तो क्या किया जा सकता है? उसको 3 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। 3 वर्ष की सजा, यानी कोई एनजीटी के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, या क्या दिया जा सकता है? 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, 10 करोड़ का जुर्माना भी लगा सकता है, या दोनों। या क्या कर सकता है? जुर्माना भी लगाया जा सकता है और क्या किया जा सकता है? 3 वर्ष तक की सजा भी दी जा सकती है। तो यह एनजीटी की कार्य प्रणाली है। क्या एनजीटी के निर्देश या आदेश पालन करने बाध्यकारी है? हाँ, एनजीटी के जो निर्देश है उनकी पालना करना क्या जरूरी है? बाध्यकारी है। एक इसमें आप एक बात और देख सकते हो, एनजीटी ने कोई निर्देश दे दिया, क्या उसकी सुनवाई या अपील अपने सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं? यहां मैं आपको एक प्रश्न के रूप में और दे रहा हूं। बिल्कुल, एनजीटी ने कोई निर्णय दे दिया, कोई भी पक्ष अगर ये चाहे कि उसके ये विरुद्ध है तो वो अपील कर सकता है। अपील कहां की जा सकती है? अपील कहां की जा सकती है उस मामले की? सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। कहां की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में। कितने दिनों के अंदर? 90 दिनों के अंदर। कितने दिनों के अंदर? 90 दिनों के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 90 दिनों के अंदर। यानी एनजीटी ने कोई निर्णय दिया, कोई पक्षकार उससे सहमत नहीं है, यानी उसको वो लगता है कि ये मेरे विरुद्ध है, एनजीटी के उस दिए गए निर्णय की तारीख से 90 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि एनजीटी के द्वारा दिए गए जो निर्णय वो बाध्यकारी है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं तो बाध्यकारी है। अपील का प्रावधान जरूर है, अपील का प्रावधान जरूर है। उसके बाद देखिए इसके अध्यक्ष कौन कौन है रहे हैं। एक बार आप इसको 1 मिनट के लिए नोट कीजिए। हम बात कर रहे हैं इनके अध्यक्षों की। इनका प्रथम अध्यक्ष कौन रहा? प्रथम अध्यक्ष, एनजीटी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये पूछा जा सकता है आपसे। लोकेश्वर सिंह पांटा, श्री लोकेश्वर सिंह पांटा। नाम ही गजब है ना, लोकेश्वर सिंह पांटा। ये प्रथम अध्यक्ष है। ये क्या है? प्रथम अध्यक्ष। उसके बाद 2 नंबर पे कौन से अध्यक्ष रहे? स्वतंत्र कुमार। श्री इनके भी लगा लेना भाई, स्वतंत्र कुमार। और 3 नंबर पे कौन है? आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल। कौन है? आदर्श कुमार गोयल। उसके बाद 4 नंबर कौन है? श्री प्रकाश श्रीवास्तव। श्री प्रकाश, श्री वो है उसके साथ लगा है, श्री हमने सम्मानजनक लगाया है, और ये इनके खुद के नाम का है, श्री प्रकाश श्रीवास्तव। ये अब तक एनजीटी के अध्यक्ष रहे, यानी ये वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये क्या है? वर्तमान अध्यक्ष। इनको भी आप याद कर लेना कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है। एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री प्रकाश श्रीवास्तव। पहले अध्यक्ष कौन है? श्री लोकेश्वर सिंह पांटा। इंपॉर्टेंट है, नया आयोग जुड़ा है, उसका पहला अध्यक्ष आपको ध्यान होना चाहिए। ये सब कौन होते हैं? अध्यक्ष पर कौन आ सकता है? या तो वो सुप्रीम कोर्ट का क्या हो, सुप्रीम कोर्ट का क्या हो, अध्यक्ष कौन बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो। और इनकी नियुक्ति किनके द्वारा दी जाती है? केंद्र सरकार। तो पहले जो अध्यक्ष बने वो कौन थे? श्री लोकेश्वर सिंह पाटा। दूसरे कौन थे? स्वतंत्र कुमार। तीसरा आदर्श कुमार गोयल। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? श्री प्रकाश श्रीवास्तव। इनकी नियुक्ति जुलाई 2023 के आसपास हुई है। तो ये आप इसको याद करना। आज हमने पढ़ा है एनजीटी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण।
ये टॉपिक हमारा इस प्रकार का टॉपिक है, हमारे पास आज खूब है। अगर आप किसी बच्चे का कमेंट सेक्शन कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। कल कमेंट दिख भी नहीं रहे थे, अपने रिवाइज कर लेते हैं जाते जाते। एनजीटी क्या है, हम इस पे थोड़ा और चर्चा करते हैं ताकि आपके दिमाग में हमारी कही हुई बात परीक्षा भवन तक पहुंच जाए। हमने बड़ी बड़ी बात इसमें कर ली। यानी हमारी जो न्याय प्रणाली है उसके पास मुकदमे बहुत आते हैं। अब कुछ विशेष मामलों के लिए अलग से प्राधिकरण कर दिया जाए, वो उससे संबंधित मामले सुने। इस प्रकार से ये एनजीटी एक प्रकार से स्पेसिफाइड ट्रिब्यूनल है। क्या है? स्पेसिफाइड ट्रिब्यूनल। अब स्पेसिफाइड किस संदर्भ में स्पेसिफाइड है? ये पर्यावरण संबंधी मामले सुनता है। किससे संबंधित है? पर्यावरण संबंधी। या आप ये कह सकते हैं ये पर्यावरणीय न्याय करता है। किस प्रकार का न्याय करता है? पर्यावरणीय न्याय। यानी एनजीटी एक संस्था है जो पर्यावरणीय न्याय के लिए, यानी ये पर्यावरण की प्रहरी है, पर्यावरण की रक्षा करने वाली संस्था है। ये स्पेसिफाइड ट्रिब्यूनल है। आपसे कभी पूछ ले एनजीटी एक स्पेसिफाइड ट्रिब्यूनल है, आप सोचोगे कि ये क्या नई बात बता दी। यानी ये स्पेसिफाइड है, एक विशेष क्षेत्र के रूप में एक विशेष मुद्दों को देखती है ये, और वो मुद्दे कौन से? पर्यावरण है। यानी ये पर्यावरणीय न्याय करती है, ये पर्यावरणीय प्रहरी है। ये है बेसिक इसकी बात जो कि आपको जाननी चाहिए। इसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए, मैं रिवीजन करवाता हूं। गठन इसका हुआ 18 अक्टूबर 2010 को। अब इसका निर्माण किस एक्ट के द्वारा किया गया? एनजीटी एक्ट 2010 के द्वारा। यानी हमारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, एनजीटी का पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 के एक्ट के द्वारा इसका निर्माण किया गया। यह सांविधिक प्रकृति की है। यानी जब कोई संस्था एक्ट के द्वारा बनती है तो उसे सांविधिक निकाय कहते हैं। एनजीटी के 5 कार्यालय, एनजीटी कितने कार्यालय? 5। क्षेत्र वाइज है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य। ये 5 क्षेत्रों में बांटा गया इसको। उत्तर की साइड की जो ब्रांच है वो दिल्ली में है, दक्षिण साइड की ब्रांच चेन्नई में है, इसके अलावा आपकी पूर्व साइड की ब्रांच कोलकाता में है, और पश्चिम साइड की पुणे में, मध्य की ब्रांच भोपाल में है। मुख्य पीठ या मुख्य कार्यालय इसका क्या है? दिल्ली। कौन सी पीठ है? दिल्ली, यानी उत्तरी दिशा वाली है। बाकी क्या बच गए? 4 क्षेत्रीय कार्यालयों के रूप में जाने जाते हैं। हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। आगे आप देखिए इसकी संरचना क्या होती है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। 2 प्रकार के कौन से? न्यायिक सदस्य होते हैं और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। एनजीटी में एक अध्यक्ष होता है और न्यायिक सदस्य होते हैं और विशेषज्ञ सदस्य 2 होते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? न्यायिक सदस्यों की संख्या मिनिमम 10 से लेके मैक्सिमम 20 तक होती है, यानी कम से कम 10 और अधिकतम 20। विशेषज्ञ सदस्य कितने होते हैं? कम से कम 10 और अधिकतम कितने होते हैं? 20। तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? चाहे अध्यक्ष हो, चाहे सदस्य किसी प्रकार का न्यायिक हो, चाहे विशेषज्ञ, सबकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। लेकिन अंतर सलाह लेने में अध्यक्ष की नियुक्ति सीजीआई की सलाह से करती है, और बाकी जो दोनों प्रकार के हैं उनकी नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश से की जाती है। अगर इन सदस्यों को हटाना हो तो कौन हटा सकती है? सभी को केंद्र सरकार हटाती है। लेकिन जो न्याय प्रणाली से जुड़े हुए सदस्य हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे न्यायिक सदस्य हो, उनको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीजीआई की सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि न्यायाधीश को हटाना उतना आसान नहीं होता। कम से कम सीजीआई की सलाह तो आवश्यक होती है, वो न्यायाधीश होते हैं। तो इसलिए आपको सिंपल वे में इसको याद रखना है। उसके अलावा इनका कार्यकाल क्या होता है? अध्यक्ष का कार्यकाल 70 वर्ष और न्यायिक सदस्यों का कार्यकाल 67 वर्ष, और जो विशेषज्ञ सदस्य हैं उनका 65 वर्ष, उनका 65 वर्ष। और जो विशेषज्ञ सदस्य हैं उनको हटाने के लिए किसी भी सलाह की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अलावा आप आगे चलिए, योग्यता क्या होती है? यानी अध्यक्ष बनने की क्या योग्यता है? एनजीटी का अध्यक्ष कौन बन सकता है? एनजीटी का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और वो चाहे सेवा निवृत्त हो गया हो या कार्यरत हो, दोनों दोनों को बनाया जा सकता है। इसके अलावा न्यायिक सदस्य कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, या एक और तीसरा यहां बढ़ता है, अलग से मैंने राउंड किया, हाई कोर्ट का न्यायाधीश भी बन सकता है न्यायिक सदस्य। वो सेवा रिटायर्ड भी हो चाहे वर्किंग हो, दोनों में से कोई भी हो, रिटायर्ड या वर्किंग, रिटायर्ड या वर्किंग। विशेषज्ञ सदस्य कौन हो सकते हैं? जिनकी पर्यावरण क्षेत्र में 5 वर्ष तक का अनुभव हो, डॉक्टरेट की उपाधि हो, उनको क्या बनाया जा सकता है? विशेषज्ञ सदस्य बनाया जा सकता है। इसके अलावा किसी का केंद्र या राज्य सरकार के
अधीन किसी पर्यावरणीय डिपार्टमेंट में 5 वर्ष का अनुभव, उसे भी बनाया जा सकता है। 15 वर्ष का किसी को वो प्रशासनिक अनुभव हो, उसे भी न्यायिक विशेषज्ञ सदस्य बनाया जा सकता है। तो बोर्ड पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है मेरा, अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य, उनकी योग्यता से संबंधित प्रावधान। इसके अलावा देखिए कि ये जो एनजीटी है उसका क्षेत्राधिकार क्या है, ये कौन कौन से विषय इसके क्षेत्र में आते हैं। एनजीटी पर्यावरण संबंधी यानी पर्यावरणीय न्याय करने वाली संस्था है, तो उसके संदर्भ में 7 कानून आते हैं। यानी आप इसको आसान भाषा में ये समझिए कि एनजीटी पर्यावरण संबंधी 7 कानूनों की सुनवाई करता है। अब वो 7 कानून कौन से हैं, बहुत अच्छा प्रश्न आएगा यहाँ से। वो 7 कानून, ये 7 संख्या ही पूछ सकते हैं, कौन कौन से हैं। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974, यानी इससे संबंधित अगर कोई जल प्रदूषण से संबंधित है कोई मामला है, यानी किसी बहुत बड़े एरिया का जल प्रदूषण हो रहा हो, उससे जनजीवन प्रभावित हो रहा हो, तो ऐसा मामला कहाँ जाएगा, एनजीटी में। जल प्रदूषण और निवारण उपकर अधिनियम, यानी मैंने यहाँ प्रदूषण और निवारण लिखा है, ये उपकर अधिनियम है। जल से संबंधित एक सेस टैक्स लगता है, उससे संबंधित जो कानून में प्रावधान है उसका अगर कोई पालन नहीं करता है तो वो भी इसमें जाता है। वन एक्ट अधिनियम, यानी वन एक्ट 1980, वन अधिनियम, इसकी भी सुनवाई एनजीटी करती है। वायु प्रदूषण और निवारण अधिनियम 1981, इससे संबंधित मामले भी कौन करती है, एनजीटी। पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986, ये जो आगे वाला लिखा है इसमें कुछ पर्यावरण वाला आभास नहीं हो रहा, यही यहाँ ट्रिक करेगा एग्जामिनर कि सार्वजनिक दायित्व बीमा एक्ट 1991, क्या ये एनजीटी के क्षेत्राधिकार में आता है, बिल्कुल आता है। इसको रट लेना अच्छे से, प्रश्न पूछेगा तो या तो 7 पूछेगा या यहाँ है कि नहीं है, बिल्कुल ये एनजीटी का क्षेत्राधिकार है क्या चीज, ये आपको मैं बता देता हूँ। उद्योगों के द्वारा, जिन उद्योगों के द्वारा रसायन बनाए जाते हैं, रसायनों का भंडारण किया जाता है, अगर उनके द्वारा प्रदूषण हो रहा है, यानी ये रासायनिक प्रदूषण से संबंधित है, दिख नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ ट्रिक खेल सकता है आपके साथ। तो ये आप ध्यान कर लेना, ये पर्यावरण संबंधी कानून है जो कि एनजीटी के क्षेत्राधिकार में आता है। जैव विविधता एक्ट 2002, ये 7 कानून जो कि पर्यावरण से संबंधित है, इन्हीं मामलों की सुनवाई कौन कर सकता है, एनजीटी कर सकता है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कर सकता है। इसके अलावा जो कानून है उनकी नहीं करता है। जैसे वो प्रश्न दे दें कि निम्न में से कौन सा कानून एनजीटी के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, ये दे दें 1, 2 और 3, ये दे दें। वो दे दे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, तो आपको ऑप्शन करना है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव लग रहा है, ये 2 कानून है जिनकी एनजीटी के द्वारा पालना नहीं होता है, इसकी आलोचना भी की जाती है। एनजीटी की आलोचना 2 कानूनों के तहत की जाती है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, और एक कानून है अनुसूचित जनजाति और अन्य वन परंपरागत निवासी अधिनियम 2006, यानी आदिवासी जो क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र जो वनों से संबंधित है, वो 2006 में एक कानून लाया गया है। ये 2 कानून इसके अंतर्गत नहीं आते, और इससे संबंधित जब मामला आता है तो एनजीटी की आलोचना होती है, क्योंकि उनकी सुनवाई एनजीटी नहीं कर सकती, तो ये जो एनजीटी का क्षेत्राधिकार है उससे संबंधित ये 2 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, 7 कानून, और ये आप इसको टिक कर लेना, ये नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, इससे संबंधित प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। अगला देखते हैं, अध्यक्ष। एनजीटी का प्रथम अध्यक्ष कौन है, श्री लोकेश्वर सिंह पांटा। दूसरा अध्यक्ष कौन है, स्वतंत्र कुमार, और तीसरा आदर्श कुमार गोयल, और चौथा कौन है, श्री प्रकाश श्रीवास्तव। इसमें से भी आपसे यह पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा नहीं रहा, एक गायब कर देगा तो उसकी जगह दूसरा ले आएगा। तो ये आपको चारों नामों से परिचित होना है। प्रथम और वर्तमान आप याद कर लेना, वैसे चारों ही देखना है आपको। वर्तमान में कौन है, श्री प्रकाश श्रीवास्तव। प्रथम कौन है, लोकेश्वर सिंह पांटा। आज हमने पढ़ा पर्यावरण की प्रहरी संस्था एनजीटी के बारे में, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के बारे में। आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करना। एनजीटी से संबंधित क्वेश्चन पेपर में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये टॉपिक पहली बार जोड़ा गया है, आरपीसी के एग्जाम में पहली बार जोड़ा गया है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, देखना। इससे संबंधित आपकी कोई क्वेरीज हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में रखना। थैंक यू।